Hi friends, welcome to my YouTube channel Technical Study with Amna. Today we will study about the French Revolution in class 9 chapter first. Okay, so before starting the chapter first we have to look the overview of the chapter. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो हमारा चैप्टर है आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बात करते हैं कि 14 जुलाई 1789 ये बात है आपकी 18th सेंचुरी की, लेट 18th सेंचुरी की. तो 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था, जो पेरिस का जो सिटी था वो एक अलाव में था. अलाव में हम बात करो, स्टोरी सी है, प्लीज स्टोरी को ध्यान से सुन लो. सिंपल सी बात है, जो अपना सिटी था पेरिस का वो अलार्म में था. अलार्म में बोल सकते हैं कि वहाँ पे डर था कि वहाँ पे कुछ शूट हो सकते हैं, या वो कंट्री जैसे हमारा इंडिया कभी कभी जैसे वॉर होता है ना, तो जैसे कंट्री अलार्म में होता है, तो ऐसे ही वो भी पेरिस जो था वो मुसीबत में था, क्योंकि ये अफवाहें फैल गई थी. किंग ने ये ऑर्डर दे दिया है कि अपने ही लोगों को अपनी ही आर्मी के द्वारा मारा जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी बातों को देखते हुए आपका जो 7000 वुमेन्स और मेंस और वुमेन्स थे वो गैदर्ड हो गए फ्रंट ऑफ टाउन हॉल. ठीक है, टाउन हॉल के आगे यहाँ के इकट्ठे हो गए, जो कि और फिर उसके बाद वो अपने कम से कम 100 मतलब बोल सकते हैं ना, जैसे 7000 मैन और वुमेन कलेक्ट हो गए. फिर उसके बाद वो 100 के पार्ट में डिवाइड हो गए. ठीक है, और उन्होंने आक्रमण कर दिया. कहाँ आक्रमण कर दिया? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. ठीक है, उन्होंने ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी पे आपका आक्रमण कर दिया था. ठीक है, आक्रमण कर दिया, और उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो आपका फोर्ट्रेस प्रिजन जो था बेस्टली, आपको नेम रन रखना पड़ेगा, बेस्टली पर अटैक कर दिया. एक्चुअली बेस्टली क्या था? बेस्टली आपका देखा जाए तो किंग की डेस्पोटिक पावर दिखाता था. डेस्पोटिक पावर मतलब होता है कि किंग आपको कितना क्रूअल है, कितना निर्दयी है, जैसे बोलते हैं ना मुनाकी, तो ऐसे ही डेस्पोटिक पावर दिखाता था. डेस्पोटिक का मतलब हो सकता है, मैं लिख दे रहा हूँ, निर्दयी. किंग आपकी निर्दयी पावर को शो करता था कि भाई वहां का किंग कितना क्रूअल है. तो इसलिए उन्होंने बेस्टली पे अटैक कर दिया. अब बेस्टली पे अटैक करके जो वहां पे जो आपके जेल में जो लोग फंसे हुए थे उन जेल के लोगों को निकाला, और वो 7 लोग थे. और ठीक है, याद रखना कितने लोग थे? 7 लोग. और साथ साथ वहां का जो कमांडर था, कमांडर को मार दिया था. ठीक है, और उसके बाद जो इसके जेल के जो टुकड़े थे, जो फ्रैगमेंट्स थे, उनको मार्केट में बेच दिया. उन लोगों ने खरीदा जो इस अमानत को अपनी धरोहर के रूप में अपने पास आप फ्यूचर में रखना चाहते थे. ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो आपको जो पेरिस था वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था. ठीक है, और इसी टाइम पे आपके पेरिस में कंट्री साइड में और सिटी में दोनों में बहुत रियॉटिंग हो रही थी. बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं आतंकवाद फैल रहा था पूरी कंट्री में. और यहीं से हिस्टोरियंस ने ये अनुमान लगा लिया कि आपका एक तरीके से कहें तो यहीं से एक चेन ऑफ इवेंट शुरू हो गई है जहां से फ्रेंच का पूरा डिस्ट्रक्शन होगा. ठीक है, एक तरीके से ये सारा इसका ओवरव्यू था. तो हमने ओवरव्यू देख लिया. अब हमारा पहला टॉपिक है आपका फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी. मतलब फ्रेंच सोसाइटी का क्या हाल था भाई 18th सेंचुरी. 1774 की बात करते हैं. अभी हमने बात करी थी 1789 की. ठीक है, 14 जुलाई की. अब हम बात करते हैं 15 इयर्स पहले, स्टार्टिंग से देख लेते हैं. लुईस 16, वर्ड अजीब लग रहा है, LOUIS, लुईस XVI 16 रोमन नंबर. लुईस 16 फ्रांस का राजा बना. बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. बॉर्बन जो बिस्किट आता है बॉर्बन का, उससे याद देखिए बॉर्बन बिस्किट से कि बॉर्बन फैमिली का था. ठीक है, BOURBN बॉर्बन फैमिली. सॉरी, बी ढंग से ही माना मैंने. 20 इयर्स का था भाई. कितने साल का था? 20 साल का. ठीक है, राजा बना. जब शादी करी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रियन है, याद रखिए, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनी. मतलब मैरी MARIE, मैरी एंटोइनी मतलब ANTOIN. ठीक है, और ETT, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी आपकी. इनसे इनकी शादी हुई, और जब उन्होंने अपना ये कह सकते हैं अपना राज्य संभाला, तो उन्होंने देखी कि उनकी जो ट्रेजरी है वो खाली है. ट्रेजरी मतलब जो भी खजाना होता है जिससे पूरा राजा अपना पूरा वो सब प्रजा को सब देखता है, चलाता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चलाती है बजट से, तो ऐसे उस टाइम पे राजा चलाते थे. तो उन्होंने देखा ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी थी. तो उसका रीजन क्या है? पहला, लॉन्ग टाइम ऑफ वॉर्स, बहुत लंबे समय से वॉर चल रहे थे. ठीक है, दूसरा क्या है? मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोड. मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोड मतलब पहली चीज क्या थी?
बहुत सालों से वॉर चल रहा था। वॉर में पता ही है आप लोगों को, हमारा जो भी खजाना होता है, हमारे पास जो भी पैसे होते हैं वो सब खर्च हो जाते हैं। तो जब वो राजा बने तो ट्रेजरी जो खाली थी वो 3 कारणों के खाली थी। लॉन्ग टाइम ऑफ वॉर, दूसरा मेंटेनेंस एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट होता है बहुत भव्य बहुत सुंदर कोर्ट बनवाई उन्होंने वर्साइल्स के, ठीक है। ये भी एक फ्रांस में जगह थी, वर्साइल्स में उन्होंने एक कोर्ट बनवाया था और दरबार बनवाया था अपने लिए, ठीक है। तो उसमें वहां पैसा खर्च हो गया। तीसरा, उन्होंने 13 डीकोलोनाइज्ड अमेरिकन कंट्रीज को उनको अपनी आज़ादी दिलवाई। हम कह सकते हैं उन्होंने 13 डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज थी, ठीक है। मतलब अमेरिका की जो कॉलोनीज थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को उन्होंने ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाई थी, ठीक है। तो हम लिखते हैं 13 कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, यहाँ लिख देंगे अमेरिकन। उन्होंने 13 कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, अमेरिकन कॉलोनाइज्ड कंट्रीज को ब्रिटेन से मुक्ति दिलवाई। तो उसमें उनका अधिकतर जो पैसा था वो खर्च हो गया। अब उन्होंने देखा भाई इनका पैसा है वो खर्च हो चुका है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जो भी टैक्सेस हैं वो बढ़ा दिए जाएं, ठीक है। अब वो सोचे टैक्स बढ़ा दिए जाएं, लेकिन आप ये सोचिए और उस टाइम एक चीज पॉइंट बताना भूल गया, लिवर्स आपकी वहां की फ्रेंच की करेंसी थी और कर्जा इतना बढ़ चुका था कि 2 बिलियन से भी ज्यादा कर्जा हो चुका था। और इसी वजह से आपके जो मनी लैंडर्स थे वो चार्ज कर रहे थे 10% इंटरेस्ट। मान लो अगर आपने 1000 रुपए लिए हैं तो आपको 100 रुपए हर महीने देने होंगे। तो सोचिए बंदा कहाँ से देगा। सिंपली बात, पहली बात तो ट्रेजरी में खजाना ही नहीं है, ऊपर से 2 बिलियन लिवर्स बढ़ गए और जो भी टैक्स आता था वो इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता था। इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें कि जितना भी पैसा आता था वो सारा खर्च हो जाता था, इंटरेस्ट देते ब्याज देते पैसा चला जाता था, पैसा कुछ नहीं बचता था। और इसी वजह से उन्होंने सोचा टैक्स बढ़ा दिए जाएं, लेकिन टैक्स ऑलरेडी बढ़े हुए थे, इतने टैक्सेस थे। अब वो टैक्स कहाँ से बढ़ाएं भाई, इतने सारे टैक्सेस, ठीक है। और उनको टैक्स बढ़ाने के लिए टैक्स क्यों बढ़ाएंगे, उनको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल, कॉलेजेस ये सब चलाने होंगे, तो इसलिए उनको बजट चाहिए, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से फ्रेंच सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। 3 स्टेट्स की हम बातें करते हैं यहाँ पे। तो आपके 3 स्टेट, और इसे इस पूरे को तीनों स्टेट्स को बोला गया एक ओल्ड रिजाइन। क्या बोला गया, ओल्ड रिजाइन। ये वहां के जो पावर डिवाइड थी ना, फ्यूडल पावर डिवाइड थी, उसको नाम दिया गया ओल्ड रिजाइन, ठीक है। तो पहली जो स्टेट थी वो थी क्लर्जी स्टेट, दूसरी जो स्टेट थी वो आपकी नोबिलिटी थी, और थर्ड स्टेट में आपके 3 तरीके के लोग आते थे। पहला स्टेट पहले आते थे बिजनेसमैन, लॉयर्स, ऑफिशियल्स, सेकंड में आते थे पीजेंट एंड आर्टिसंस, थर्ड में आते थे आपके लैंडलेस, लेबरर्स एंड स्मॉल पीजेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, पहले में बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे, दूसरे में किसान और ये पशुपालक जो होते हैं, ठीक है, पीजेंट आर्टिसंस, थर्ड में आते थे लैंडलेस लेबर जिनके पास अपनी लैंड नहीं थी, और स्मॉल छोटे-छोटे बहुत सारे पीजेंट्स थे, ठीक है। और इसमें एक बात बताता हूं, आपका जो 90% जो पॉपुलेशन थी वो स्मॉल पीजेंट्स की और आर्टिसंस की थी, लेकिन 60% जो लैंड था वो आपके इन दोनों ने ही अपना ओन कर रखा था। तो आप सोच सकते हैं, पहली बात तो 90% पॉपुलेशन, 40% लैंड उनके पास है और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लोग पॉपुलेशन में कम है लेकिन लैंड ज्यादा है, ये लोग पॉपुलेशन में ज्यादा हैं लेकिन लैंड कम है। तो इस वजह से एक तरीके से कह दिया जाए कि आपको क्लर्जी और नोबिलिटी ये 2 स्टेट थे, ठीक, मतलब स्टेट बोल सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं ना, उस तरीके से आप समझ रहे होंगे। स्टेट ऐसे स्टेट नहीं, इससे स्पेलिंग की जाएगी एस्टेट, एस्टेट। यहाँ पे जो आपकी स्पेलिंग है वो गलत है, एस्टेट यहाँ पे ई लग जाएगा। एस्टेट में डिवाइड हो गए थे, तो फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेट में 3 तरीके। और पहली बात, आपके क्लर्जी और नोबिलिटी को कुछ बर्थ से ही, जन्म से ही कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे थे। स्पेशल प्रिविलेजेस मतलब विशेष अधिकार बाय जन्म, मतलब जन्म से ही उन्हें कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं। पहली चीज, टैक्स नहीं देना आप लोगों को, केवल टैक्स पे करते थे ओनली थर्ड स्टेट के लोग। और दूसरी बात, इन लोगों को ये कर्तव्य था इन लोगों का कि इनको इन दोनों के ही काम करने हैं, उनके घरों में काम करने हैं, उनके लिए अपनी सर्विसेज रेंडर करनी है, ठीक है, उनके घरों में, उनके फील्ड्स में काम करना है एक तरीके से। और जो नोबल्स थे
और उनको नोबल्स को अपना एक तरीके से जो भी किसान कमाते थे उनमें से भी कुछ अपना वो शेयर देते थे नोबल्स को। ये चीज अपनी बुक में लिखी हुई है, लेकिन कोई इसे देखता नहीं है, नोबल्स को भी देना है। तो ये सारे काम होते थे, और बल्कि ये लोग तो टैक्स भी नहीं देते थे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट की, मोस्टली रिच लोग होते थे, है कि नहीं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी सबसे ज्यादा वो हो रही थी इन तीनों लोगों के लिए। अब आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपके डिस्कस करता हूँ कुछ वर्ड्स को, और यही रख कर देता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड आएगा आपका तेली, और दूसरा आपका जो वर्ड आएगा वो आएगा तिथि, ठीक है। तिथि क्या था, सुनिए, तिथि था जो भी किसान कमाते थे अपने टैक्सेस के फॉर्म में, मतलब शेयर ऑफ टैक्सेस कह सकते हैं। मतलब चर्च भी अपने एक्सट्रैक्ट करती थी, मतलब पीजेंट से अपना टैक्स लेती थी चर्च, ठीक है। तो चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथि फ्रॉम द पीजेंट्स, मतलब किसानों से अपना जो कर्ज तो दे ही रहे हैं, पहली बात तो टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन चर्च भी अपना अलग पे टैक्स लेती थी, ठीक है। और उसे बोलते थे तिथि, और वो डायरेक्टली पीजेंट से लेती थी। और तेली क्या था, जो भी पीजेंट मतलब पीजेंट डायरेक्टली टैक्स पे करते थे उसे बोलते थे तेली, मतलब अधिकतर ही पीजेंट्स क्या थे वो डायरेक्टली एक तरीके से राजा को टैक्स पे करते थे, तो उसे बोलते हैं तेली। तो ये पूछा जा सकता है दोनों का मतलब क्या होगा। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी लगे होते थे, सॉल्ट पे, टोबैको पे, तो लोगों की बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तो हम बात करते हैं स्ट्रगल फॉर सर्वाइव। तो स्ट्रगल फॉर सर्वाइव कहते हैं मतलब सर्वाइव के लिए स्ट्रगल हो रहा था, लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। आपकी जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 1750 में 23 मिलियन थी, जो कि 28 मिलियन हो गई 1789 में। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, लोगों की डिमांड बढ़ रही थी फूड ग्रेन के लिए, लेकिन प्रोडक्शन इतना फूड ग्रेन का नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए जो उनकी मेजर डाइट थी, स्टेपल और मेजर डाइट थी, वो क्या थी, ब्रेड। तो ब्रेड के जो प्राइसेस थे वो हाई हो गए थे, तो लो सेक्शन के लोग इसको नहीं ले पा रहे थे। दूसरी चीज क्या थी, ऐसे लोग जिनकी कह सकते हैं सैलरी फिक्स्ड हो, जो कि रेगुलरली एम्प्लॉयड थे, उनकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन सैलरी बढ़ गई लेकिन वो कोप अप नहीं कर पाई, मीट नहीं कर पाई, जो भी प्राइस बढ़ रहा है, मतलब सैलरी तो बढ़ी लेकिन तब भी उनकी इच्छाएं, जो उनकी मेजर जो जरूरतें हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, ठीक है। हम ये बात करें, अब उनकी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से पुअर में और रिच में क्या हो गया, गैप बढ़ गया था। और कभी कभी जब सिचुएशन और बेकार हो जाती थी, मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से कभी कभी प्रोडक्शन बिल्कुल ही बेकार होता था, तो आपकी सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती थी, तो मतलब लोगों को सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था। दूसरी चीज, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड सॉरी 1.2 फर्स्ट टॉपिक में ही 1.2 का डिस्कस कर रहे हैं, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड मिस्टेक्स एंड एंड टू प्रिविलेजेस। अब उसी टाइम पे आपके वहां के लोगों के पास ना ही कुछ पॉलिसीज थी, ना ही कोई प्रोग्राम थे, जिसकी वजह से वो सब चेंज एक सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज कर सके अपने अकॉर्डिंग, मतलब वो लोग अत्याचारों को सह ही रहे थे। और उस टाइम पे आपका एक ग्रुप इमर्ज हुआ जिसे बोलते थे मिडिल क्लास, जिनकी जो मेन इनकम कैसे होती थी, ओवरसीज ट्रेड, मतलब समुद्रों के जहाजों से वो व्यापार करते थे और सिल्क और वुलन टेक्सटाइल्स को बेचते थे, सिल्क के कपड़े और वुलन टेक्सटाइल को बेचते थे। इसमें कुछ आपके थर्ड स्टेट के मेंबर भी इंक्लूड होते थे। थर्ड स्टेट के मेंबर जैसे कि इसमें हमने बताया था ना आपको कौन कौन से थे, कोर्ट ऑफिशियल्स, हाई बिजनेसमैन, वो भी इंक्लूड होते थे। और वो लोग सब पढ़े लिखे थे और इस बात में बिलीव करते थे कि किसी को भी प्रिविलेजेस जो मिले, अधिकार जो मिले, वो किससे मिले, बाय एबिलिटी नॉट बाय बर्थ, मतलब अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं पढ़ने में ठीक हूँ या आप पढ़ने में ठीक हैं तो आपको क्लास का मॉनिटर बनाया जाए, ना कि बाय बर्थ कि भाई तुम हिंदू हो तुम्हें मॉनिटर बनाना चाहिए, नहीं, तो ना कि बाय बर्थ। तो सेम है, यही इन लोगों का बिलीफ था, ठीक है। वो लोग मानते थे कि ये सब चीजें आपकी सोसाइटी में चेंज होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी एक और बात बताऊं, और ये आइडियाज जो थे ये चाहते थे फ्रीडम होना चाहिए, इक्वल लॉ होना चाहिए, और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे, जैसे कि हम सबसे पहले आपकी बात करें तो जॉन लॉक और जीन जोकस रोसो थे, ठीक है। इनका जो आपका नाम था, पूरा नाम मैं आपको नाम लिख देता हूँ, जीन जोकस, इनका पूरा नाम जीन जोकस रोसो था और इनका जॉन लॉक था, ठीक है। जॉन लॉक ने बुक लिखी अपनी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने उसमें लिखा रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी किंग ने बनाया है, डिवाइन जो किया है, उसे हटाओ
और सबको एब्सोल्यूट राइट्स मिलने चाहिए, मतलब सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बेटा ये चीज पूछी जाती है। जॉन लॉक ने आपकी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखी थी। जीन जोकस रूसो इन्होंने एक बुक लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने एक फॉर्म बताया गवर्नमेंट का बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मतलब सिंपल सी बात है, प्रपोज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी फॉर्म गवर्नमेंट की फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि बेस्ड हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, मतलब जो बेस्ड हो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो भी लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुने, जैसे डेमोक्रेसी में चुनते हैं, हम चुनते हैं लीडर्स को, ऐसे ही इन्होंने रूसो ने ये लिखा था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सोशल थिंकर्स थे। एक मोंटेस्क्यू, आपके जो मोंटेस्क्यू थे, इन्होंने एक बुक लिखी है स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ ने बताया डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इन्होंने इसमें बताया कि गवर्नमेंट की जो पावर थी वो डिवाइड हो जाए एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में, ठीक है। गवर्नमेंट की अपनी जो पावर है वो डिवाइड हो जाए। और ये सारे वो जो सारे आइडियाज ले रहे थे वो 13 कॉलोनाइज्ड कंट्री से ले रहे थे, जो कि अमेरिका को फ्रेंच ने आज़ाद करवाया था, वहाँ भी इन्हीं तरीके की चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही थी। और साथ साथ ऐसे जो फिलोसफर थे इन बातों को फैला रहे थे टी कॉफीज में, सैलून्स में, ठीक है, एक कॉफ़ी हाउसेस में, सैलून्स में, हर जगह ये बात फैल रही थी। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे उनको लाउड बोल बोल के सुनाया जाता, ताकि वो लोग भी सबको समझ सकें और लोगों में जो एंगर भरा हुआ था उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर सकें, और ये सारा जो चीज़ है जो उनके एक तरीके से उन्हें अत्याचार सहने पड़ रहे हैं वो सब खत्म हो जाए। तो आज हम इसी यही टॉपिक तक पढ़ेंगे। देखिए थोड़े अगर वीडियो और बड़ी बनाऊं तो वीडियो बोरिंग हो सकती है, चैप्टर बड़ा है, मे बी 3 या 4 पार्ट बने आपके, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा प्लीज़ क्लास 9 के बच्चों, अगर आपने वीडियो पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट टॉपिक बुक को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आई डिडंट मिस अ पॉइंट, मैंने कोई पॉइंट को मिस नहीं किया है, आई इंक्लूडेड एवरी पॉइंट इन दिस वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच to watch my video. Please subscribe my channel. देखिए if I doing hard work for you, so please subscribe my channel. और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, if you have any question then you can ask me in the comment section. ठीक है, please share my video and share क्या, press the bell icon also. ठीक है, and मैं ये बोलूँगा stay home, stay safe। और आप पार्ट 2 और पार्ट 3 मतलब जो भी आगे के जो पार्ट बनेंगे मैं आपको आगे वीडियो में बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।